बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। कल रात ज़्यादा हो जाने की वजह से 25 क्वेश्चन पर ही वीडियो को रोक दिया गया था। आप स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले पार्ट में यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे और 25 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट पाए थे, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक, ये आपका थ्योरी रहेगा। डी एनी जो लिखा है वो क्या थ्योरी है। ठीक, ये मिसप्रिंट है। तो ये यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। ज़्यादा रात तक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है रात को आवाज़ दूर तक जाता है और कहीं ऐसा ना हो पड़ोस के लोग सोचने लगे कि कहीं इनके घर में मार तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए वहीं पे बंद कर दिया गया था। ओके, अब इस लेक्चर में हम लोग 26 नंबर से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 51 क्वेश्चन तक लगभग चलेंगे। ठीक, तो देखिए कह रहा कि विच लाइट when falls on metal will emit photo electron। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कौन सा लाइट अगर आप किसी मेटल सरफेस पे गिरा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो देखिए अगर ईएम वेव वाला स्पेक्ट्रम आप पढ़े हुए हैं तो इन चारों में जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगा किसका होगा? यूवी रेडिएशन का होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का होगा। इस वजह से इन चारों में अगर तुलना किया जाए तो यूवी रेडिएशन जो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन आसानी से इमिट करेगा। ठीक, तो इस वजह से क्या होगा आपका यूवी रेडिएशन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी रख रहा है एमंग दीज 4। ठीक, दैट्स व्हाई यूवी रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज करा कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना में जो काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का जो इमिट हो रहा है मेटल सरफेस से, वो किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए आपके सर लोग पढ़ाए होंगे, बुक में भी आप पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक, ये न्यू अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें से अगर देखा जाए तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। ठीक, क्या ऑप्शन होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, ये सब देखिए आसान एमसीक्यू है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट डिटेल में पढ़े होंगे तो एक भी एमसीक्यू आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, और साथ ही साथ एक चीज और सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ना, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो इंटेंसिटी पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी मतलब क्या करना? नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाना। ज़्यादा फोटॉन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। मतलब अगर हमको नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, मेटल से निकालना है, तो क्या होगा? ज़्यादा फोटॉन उस पर क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे। और ज़्यादा फोटॉन इंसिडेंट करना मतलब क्या करना? उसका इंटेंसिटी बढ़ाना। ठीक, तो ये क्या होगा? अगर ये पूछता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालने के लिए क्या करना, किस पे डिपेंड करेगा? मतलब अगर लार्ज अमाउंट में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन इमिट कराना है तो आपको इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा किसका? इंसिडेंट लाइट का। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह घुमा फिरा के भी आ सकता है। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ें तो कम से कम इतना दाएं बाएं थोड़ा सा जरूर सोचें, अपने दिमाग में थोड़ा सा जरूर तूफान लाए खुरपात करें कि अगर चेंज होगा तो क्या होगा। इससे क्या होगा? आपकी तैयारी जो है जेम लेवल तक होगी या सीयूटी लेवल तक की आपकी तैयारी होती रहेगी, क्योंकि वो सब एग्ज़ाम भी एमसीक्यू और एमएसक्यू एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी से अगर सोचेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। और ये सोच रहे होंगे कि भाई किसी तरह बीएससी पास कर लें फिर आराम से उसका जेम का तैयारी करेंगे, तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि बीएससी करते हुए जेम क्वालिफाई करना, सीयूटी क्वालिफाई करना काफ़ी आसान है। जब आप गैप करते हैं तो फिर थोड़ा सा आपका रिदम ब्रेक होता है और उसमें क्या होता है? थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जब रिदम में है तो उसी लगे आप क्या करिए? उस पर भी थोड़ा सा अप्रोच किया करिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन करा कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन रेट इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन रेट इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ रेडिएशन। किसका होगा आपका? ये आपका जो आंसर है, कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा?
तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अभी देखिए ऊपर बताए हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन कब बढ़ेगा, उसका रेट कब बढ़ेगा, जब क्या हो रहा है इंटेंसिटी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक, तो क्या होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, और आप ये भी पढ़े होंगे 10 के पावर 9 सेकेंड का बस गैप होता है किसमें, इंसिडेंट फोटॉन में, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इंसिडेंट फोटॉन में, और जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इमिट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में बस 10 के पावर -9 सेकेंड का क्या होता है गैप होता है। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से दिमाग में सेट करके रखिएगा। ठीक, अब देखिए करा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है आपका एनर्जी का यूनिट होता है। ये तो आप पढ़े ही होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये तो इंटर में पढ़े होंगे, ये किसका यूनिट है एनर्जी का यूनिट है। आप पढ़े होंगे ना ई इक्वल टू ई इंटू भी या क्यू इंटू भी से करके पढ़े होंगे, या इसी को ई इंटू भी करके पढ़े होंगे। ठीक, तो ये किसका होगा आपका, ये एनर्जी का क्या होगा यूनिट होगा। ओके, अगर डेफिनेशन के हिसाब से इसको डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव्ड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक, मतलब अगर इसको 1 वोल्ट कर दें तो ई इक्वल टू क्या होगा वी होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जो गेन किया गया एनर्जी होता है वही क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, इसके डेफिनेशन से आप कह सकते हैं, आप इंटर में पढ़े भी होंगे। ये सब क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है और एग्जाम में बहुत टफ पेपर नहीं आने वाला, आपका मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। कुछ आसान क्वेश्चन रहेंगे और 40 से बस 2-4-5 क्वेश्चन क्या रहेंगे थोड़े से घुमा के दिए रहेंगे, बाकी सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे। 39 क्वेश्चन करा कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। तो देखिए क्या होता है ई इक्वल टू आप पढ़ें क्या होता है एच सी बाई लेमडा, या इसी को अगर न्यू के टर्म में लिखा जाए तो क्या लिखते हैं एच न्यू। तो कौन सा ऑप्शन देखिए मिल रहा है इसमें से, तो बी वाला ऑप्शन मिल रहा है। इट मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर बी विल द राइट ऑप्शन। अब देखिए यहां देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा कि द मास ऑफ फोटॉन एट रेस्ट इज, द मास ऑफ फोटॉन एट रेस्ट इज। तो देखिए सबसे पहले आप ये पढ़े ना, पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे यम इक्वल टू यम नॉट डिवाइडेड बाई √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक, और आप ये भी पढ़ें कि फोटॉन का जो स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है जब इसको डिफाइन किया गया था तो क्या था, ये छोटा छोटा क्वांटा ऑफ एनर्जी था, छोटा छोटा पैकेट था, उसी को तो हम लोग फोटॉन कहे थे। ये सब डिटेल में आप इंटर में ही पढ़ चुके हैं। तो उसको क्या माना गया था कि जो उसका वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो अब देखिए रेस्ट मास को अगर देखा जाए, रेस्ट मास यहाँ से देखा जाए तो उसको कैसे लिख सकते हैं, रेस्ट मास इक्वल टू यम इंटू, और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा यम इंटू 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक, अब देखिए फोटॉन का आपको पता है कि जो उसका वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो यहाँ से v इक्वल टू c जैसे पुट करेंगे यहाँ पे तो ये पूरा क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, और m इंटू 0 तो यम नॉट भी आपका क्या हो जाएगा, यम नॉट रेस्ट मास है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, और ये भी हमेशा दिमाग रखिएगा कि फोटॉन का जो वेलोसिटी होगा स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, क्योंकि वो क्या है क्वांट, आप डेफिनेशन में पढ़े होंगे कि छोटे छोटे पैकेट में क्या होता है लाइट ईएम वेव का रेडिएशन होता है, छोटे छोटे पैकेट में होता है क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं, या उसी को क्या कर देते हैं हम बंडल ऑफ एनर्जी, या उसी को फोटॉन नाम दिया जाता है। और उसकी एनर्जी कितनी होती है एच न्यू के बराबर होती है। ये सब चीज़ आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से क्या होगा यम इंटू 0 मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा होता है, दिक्कत होता है। बस हिंट दे रहा हूँ, आप चीज़ों को अगर पढ़े होंगे तो कैच करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर एमसीक्यू को घोल के इसका एमसीक्यू शेक बना दिया जाए और पिला दिया जाए तब भी कोई असर नहीं होने वाला, तब भगवान भरोसे रह जाएंगे केवल। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन करा कि एज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। करा कि एज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, तो क्या होगा इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा।
जैसे से आप क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या करेंगे, एज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीज, ठीक, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा और फिर क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक, ये कंडीशन आप पढ़े होंगे कि रेडिएशन अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो कुछ देर क्या होगा, इंक्रीज करेगा इंटेंसिटी और फिर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक, ऐसा ग्राफ आप पढ़े होंगे। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन करा कि द रेडिएशन इमिटेड बाई हॉट बॉडीज आर कॉल्ड एज। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ये सब तो छोटा सा डिफिनेशन है, इसको तो आप अच्छे से फैमिलियर हैं इन सब चीज़ से। इसका क्या होगा, आपका जो ए नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, वही क्या कहलाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करा कि हु स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट होगा। देखिए ऐसे ही आसान एमसीक्यू एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन करा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी एट गिवन टेम्परेचर इज, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का ब्लैक बॉडी पे एट गिवन टेम्परेचर इज क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये देखिए ई और टी में रिलेशन पढ़े होंगे तो कुछ ऐसे ऐसे मिला होगा, एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म देखिए है। ठीक, तो ये क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है if the ratio of maximum wavelength for black body radiation is 5:8, the ratio of temperature for the body is। तो देखिए आप विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़े हैं, लेमडा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, बी, ऐसे आप पढ़े हैं, बी क्या आपका कांस्टेंट ही है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं लेमडा एम इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब लेमडा एम क्या है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए यहाँ जो रेडिएशन है वो क्या है, वेवलेंथ का जो रेशियो कितना है, 5:8 है, तो आप टी को ऊपर ले आकर लेमडा को नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेमडा एम जो होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/t के। ठीक, तो मतलब जो वेवलेंथ ऊपर रहेगा उसका टेम्परेचर नीचे रहेगा। तो मान ले रहा है कि इसको लेमडा एम की जगह अगर हम लेमडा एम लिख दें, लेमडा एम की जगह अगर लेमडा 1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और इसी तरीके से एक दूसरा लिख दें लेमडा 2 तो फिर क्या हो जाएगा, अपॉन 1/T2 हो जाएगा। ठीक, अब जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर जो वेवलेंथ का रेशियो है उसी के उलट के क्या आ जाएगा, आपका टेम्परेचर का रेशियो आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आपका क्या आएगा, 5/8 क्या है आपका वेवलेंथ का रेशियो है, तो वेवलेंथ और आपके टेम्परेचर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो आपका 8/5 क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का उनके रेशियो हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं, जब यूनिवर्सली हैं तो आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। ठीक, ये सब तो आपके लिए खिलवाड़ है क्वेश्चन, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, बस यही वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन करा कि अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है, एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, ये तो इसका डेफिनेशन है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन करा कि अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ई वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, रेडिएट करने दीजिए, एट टेम्परेचर टी केल्विन, ठीक है, वेरी गुड। व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू T/2 केल्विन द रेडिएंट एनर्जी विल बी। अब कह रहा है कि जब टेम्परेचर क्या कर दे रहे हैं, T/2 केल्विन इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं तो इसका एनर्जी रेशियो क्या होगा। तो देखिए आप स्टेफेन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़े हैं, वो क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब क्या किया जा रहा है, ये इनिशियल आपका वैल्यू है, अब क्या कर रहे हैं, T को T/2 कर देंगे तो T/2 आएगा। ठीक, जब कंपेयर किया जाएगा T/2 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक, तब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो 1/2 के पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 1/16, इसका मतलब जो अब एनर्जी हो गया वो E/16 हो जाएगा। ठीक, अच्छे से इसको आपको रेशियो लेके सॉल्व करना होगा, आप सॉल्व कर लेंगे, इस वजह से डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक, आप क्या करिएगा, E1 E2 के फॉर्म में बनाइएगा और T1 T2 के फॉर्म में लिख के कंपेयर करके वैल्यू को निकाल लीजिएगा। E1 का वैल्यू E दिया ही है, E2 का वैल्यू पूछा है। ठीक,
तो वहाँ से आप जैसे ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी वाला फार्मूला सॉल्व किया ना, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रेशियो वाला, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, E/16 आएगा। ओके, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 स्टार ए एंड बी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट 3600 एंगस्ट्रॉम एंड 4800 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी इज। तो देखिए आप पढ़े हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वहाँ से क्या होगा, अगर मान लेना है ये लेमडा ए है तो ये क्या होगा 1/TA के बराबर होगा। ठीक, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लेमडा भी अगर इसके नीचे लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा TV ऊपर चल जाएगा। तो देखिए इसका रेशियो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 नीचे आ जाएगा और 4800 ऊपर चल जाएगा। तो जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना इसका रेशियो आएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन आपका क्या आएगा, एक मिनट, 2 स्टार ए एंड बी। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, टीवी का वैल्यू कितना आपका 4800 एंगस्ट्रॉम और फिर इसका वैल्यू कितना है, टीए का कितना है 3600 एंगस्ट्रॉम। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका रेशियो 4:3 आएगा। ठीक, इसका रेशियो कितना आएगा 4:3 आएगा। देखिए आपके सामने है 0 0 गया। ठीक, अब 12 4 जा 48 एंड 12 3 जा 36। तो ये क्या होगा आपका, देखिए लेमडा ए इज टू लेमडा बी इज इक्वल टू 4:3। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। ये आपका जो पूरा पोर्शन है, देखिएगा जो अगला चैप्टर है वो भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो 4 चैप्टर आपके सिलेबस में है। अब देखिए 40 क्वेश्चन का रहा, 49 क्वेश्चन कि द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। जब वैक्यूम की बात कर दिए हैं तो हीट रेडिएशन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, तुरंत इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रागली वेवलेंथ चेंज बाय द फैक्टर। तो देखिए आप पढ़े होंगे डी ब्रागली वेवलेंथ का जितना भी रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, वोल्ट के टर्म में, चार्ज के टर्म में, जितना भी आप पढ़े हैं वेलोसिटी के टर्म में, सब कुछ अपने दिमाग में सेट करके एग्जाम में जाइएगा, उस पर ज़्यादातर MCQ आने की संभावना है। आप एक बनाइएगा स्टिकी नोट्स टाइप बना के और अपने नोटबुक वगैरह पे जहाँ पढ़ते होंगे उसको ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक, ताकि एग्जाम में रिवाइज करके जाएं और उससे आने वाला कोई MCQ गलत ना हो। आपको कैसे पढ़ना है ये आपको अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से प्लानिंग करना है कि दिए गए फार्मूलों को एक जगह रखें, क्योंकि MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं तो दिए गए फार्मूलों को एक जगह रखें और किस किस कंडीशन पे फार्मूला का क्या क्या फॉर्म होगा उसको भी एक जगह क्या करें, नोट कर लें। तो पूरा 4 से 5 पेज में आपका पूरा नोट क्या हो जाएगा, बन जाएगा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें ही करवाना पड़ेगा, लेकिन अब कर लेंगे क्योंकि 4th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो जो लेमडा होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वो आप पढ़ें h/√2m। ठीक, तो ये देखिए कह रहा है कि डी ब्रागली वेवलेंथ चेंज बाय फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी ई है आपका यहाँ पे। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स, इसको 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, 2 ही कर देंगे तो जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा 1/√2 वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, 1/√2 वैल्यू क्या होगा आपका, ये वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। इसका क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको ये लग रहा होगा कि जब 2 ही रखेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 निकल के 12वां आ जाएगा तो बात से ही बाहर आ जाएगा, लेकिन कंपेयर करना नहीं से तो इनिशियल फार्मूला तो हमारा यही है, तो 1/√2 इसलिए क्या होगा बाहर बचेगा और सी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि जब कंपेयर कर रहे हैं तो इनिशियल फार्मूला से कोई छेड़छाड़ नहीं करना हमको। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन विथ वेवलेंथ लेमडा इतना टू इतना। तो अब देखिए फोटॉन का एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ें, E=hc/λ। ठीक, इसका मतलब क्या है, जिसका एनर्जी नीचे उसका वेवलेंथ, जिसका एनर्जी ऊपर उसका वेवलेंथ नीचे। ठीक, तो अगर इस तरह लिखा जाए
तो जब इसको इस तरह आप लिखेंगे तो क्या होगा, अगर देख रहे हैं जो जिसका वेवलेंथ 150 है वो क्या होगा, नीचे होगा, और उसका एनर्जी क्या होगा, ऊपर होगा। मतलब अगर लेमडा इक्वल टू 150 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी को E1 माने तो ये E1 हो गया, और इसको लेमडा 1 मान लेते लेमडा 1 हो गया। ठीक, एस सी कांस्टेंट है उसको हटा सकते हैं, देखिए डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका एनर्जी ऊपर उसका लेमडा नीचे, यूनिवर्सली रिलेशन है, तो लेमडा 1, जिसका एनर्जी नीचे E2 नीचे तो उसका लेमडा ऊपर। ठीक, तो लेमडा 2 ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 300 नैनोमीटर ऊपर, और दोनों यूनिट सेम है तो उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। जब सेम नहीं रहता तब उसको छेड़छाड़ करके सेम यूनिट में क्या करते हैं, मैनिपुलेट उलेट करके लाते हैं। ठीक, अब देखिए 300 और ये क्या हो गया 150। अब देखिए तुरंत डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, तो मतलब E1 और E2 का जो रेशियो होगा 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन को आप कंपेयर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो जितना भी फार्मूले हैं उनको आप एक जगह जरूर लिख लीजिए, ये आपके सुविधा के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि एग्जाम के दिन सुबह आधे घंटे में सबको रिवाइज कर लें और चले जाएं। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि यही लेमडा 1 लेमडा 2 करके, हो सकता है इसमें कोई वैल्यू चेंज कर दे, मास का टर्म दे के पूछ दे, तो फार्मूला जब लिखे रहेंगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूँ या तो वही क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आएगा, या तो सेम टाइप का, मतलब मास का दे के पूछ सकता है, वेलासिटी का दे के, मतलब वोल्टेज का दे के पूछ सकता है। तो आप अगर फार्मूला लिखे रहेंगे तो डेफिनेटली करेक्ट करके आएंगे। अगर बगलगिर के चक्कर में जाएंगे कि सेटिंग कर लेंगे, 5 ठो उससे पूछ लेंगे, 5 ठो उससे और 5 ठो अपने पढ़ लेंगे, तो हो सकता हो कि 5 पर आ जाए। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक, न्यू थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, जो लिखा है थोड़ा उससे गलती है ये। ठीक, न्यू थोड़ा सा क्या रहेगा, भी को ऐसे भी लिखा आता है तो नीचे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आप देख रहे हो एक बार भी दिख रहा होगा, लेकिन उसको न्यू मानिएगा, इतना एडजस्ट करिए। अब देखिए कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कि द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू, फोटॉन का वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो देखिए आप पढ़े हुए हैं इक्वल टू एच न्यू, और इसी को क्या लिखते हैं, एच सी बाई लेमडा। तो देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं अगर देखा जाए तो। ठीक, लेमडा नीचे है तो म्यू ऊपर है, म्यू नीचे होगा लेमडा ऊपर होगा। इनवर्सली मतलब है ना कि जब एक ऊपर रहेगा दूसरा 1 बाई करके नीचे रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, बस थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाने की जरूरत है, फॉर्मूला याद रहेगा तो इस चैप्टर का एमसीक्यू आप एकदम करेक्ट करके आएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन ऑफ सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव। ठीक है, चलिए कंसिडर करते हैं। देखिए पता है आपको लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी। ठीक, तो मैं टांग के पी को ऊपर ले चल रहा हूँ, लेमडा को नीचे उतार दे रहा हूँ, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। अब देखिए पी इक्वल टू लेमडा बाई पी, सॉरी पी इक्वल टू लेमडा बाई, यहाँ एक मिनट देखिए आप पढ़े हैं लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी को टांग के ऊपर लेके चल जाएं और लेमडा को नीचे उतार दें, तो एच बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो पी और लेमडा लेमडा हैं दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन जो एक केस का है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो एच आपका कांस्टेंट है और दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अब देखिए एनर्जी क्या होगा, एनर्जी जो होगा आपका क्या होगा, आप जब एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी क्या होगा, सेम वेवलेंथ इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। ठीक, एनर्जी भी उनका क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। क्लियर? और देखिए ये वेलासिटी जो है, वेलासिटी क्या होगा आपका अलग अलग होगा, क्योंकि मास पे भी क्या करेगा वो, पी इक्वल टू एम भी इससे लिखेंगे तो मोमेंटम तो सेम है लेकिन उनका मास तो अलग अलग होगा, तो उसका मतलब वेलासिटी क्या होगा आपका अलग अलग होगा, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। क्लियर?
लेकिन देखिए एनर्जी के सेम होने के लिए कंडीशन और होना चाहिए कि ई इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू होगा। ठीक, तो इसको सी बाई लेमडा हम फोटॉन के केस में लिख सकते हैं, लेकिन अगर सेम तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो, आपका जो उसका स्पीड हो वो भी सी के बराबर हो। ओके, इसलिए सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए वाला ही आपका करेक्ट होगा। जैसे दिमाग में रखिएगा, मैं यहाँ पे स्पीड इसका ध्यान नहीं दिया हूँ। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जब कंडीशन होगा कि सी स्पीड है तभी क्या होगा, बराबर होगा। ओके, अदरवाइज सेम वेवलेंथ पे हम उसको बराबर नहीं कर सकते। क्लियर, इस वजह से ए वाला ऑप्शन करेक्ट लगाइएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि इफ पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी देन विच हैज मैक्सिमम डी ब्रागली वेवलेंथ। तो क्या होगा, बीटा का डी ब्रागली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है जो बीटा का मास होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। और वेवलेंथ और मास में रिलेशन क्या होता है, अंडर रूट m वाला रिलेशन होता है। तो जब बीटा पार्टिकल का मास सबसे कम है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसलिए बी वाला ऑप्शन क्या, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो 45 का सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग डी ब्रागली वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय द रिलेशन। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी होता है। अब p को हम क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू m भी होता है। तो अगर m को ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, h बाई लैम्डा इंटू m। तो मतलब क्या होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखिए कितना आसान रिलेशन है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन करा कि एन इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी ऑफ 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करा, तो इसका 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डी ब्रागली वेवलेंथ, इसका पूछ रहा है कि डी ब्रागली वेवलेंथ क्या होगा। ठीक, तो देखिए आप इसको सॉल्व करिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला में वैल्यू पुट करके, तो ये आपका लगभग 0.6 के आसपास आएगा। मतलब 47 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। 0.6 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है, तो आप उसको 0.5 सबसे नज़दीक में है तो 0.5 लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कौन सा फार्मूला, आपको फार्मूला पता ही है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, इसी में लाके बस वैल्यू क्या करिएगा, पुट कर दीजिएगा। ठीक, या दूसरे फार्मूले खेल से भी निकाल सकते हैं। एम का वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन का पता ही है, एच का वैल्यू पता ही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द आइडिया ऑफ मैटर वेव्स वाज गिवन बाय, किसके द्वारा मैटर वेव का आइडिया जो था किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कौन बताया थे, डी ब्रागली साहब ने बताया था। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेव इज एसोसिएटेड विथ मैटर। ठीक, तो क्या वेव इज एसोसिएटेड विथ मैटर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा करेक्ट होगा। व्हेन इट इज इन मोशन विथ एनी वेलोसिटी, ये किसी वेलोसिटी के साथ मोशन में आ सकता, जरूरी नहीं है कि बस लाइट के वेलोसिटी से चले। उसी में देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए कंफ्यूजन हुआ था ना, उसको भी मैं सी मान लिया था, जरूरी नहीं है कि उसका सी ही रहे। ठीक, जो क्वेश्चन बताया था एनर्जी सेम होगा। तो ये देखिए कंडीशन है कि वेव की आवश्यकता किसी वेलोसिटी से, वेव इज एसोसिएट विथ मैटर, जब वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा, वेव जो होगा एसोसिएट होगा। ठीक, डी ब्रागली साहब का ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करा कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शो बाई, किसके द्वारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन शो किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्यों बी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर बताता है और डिफ्रेक्शन क्या होता था, वेव नेचर बताता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ए नंबर ऑप्शन में डिफ्रेक्शन तो बता रहा है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, वो क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डिफ्रेक्शन ये क्या है, नेचर बता रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक बता रहा है कि वो पार्टिकल नेचर का होगा और डिफ्रेक्शन बता रहा है क्या होगा, वो आपका वेव नेचर का होगा। ठीक, क्लियर है। इसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक के साथ साथ कौन सा और कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाइएगा, कितना देखिए आसान चीज़ें हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या रखता है, डुअल नेचर रखता है। ठीक, ये तो आप जान ही रहे हैं।
क्या करेगा, डुअल नेचर रखेगा। एक तो छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होता है, फोटॉन जो होता है आपका, तो पार्टिकल नेचर हो गया। दूसरा क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये अगर देखेंगे आप इंटरफेरेंस वगैरह, तो ये क्या करता है आपका, साथ ही साथ डिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस ये सब भी शो करता है, मतलब वेव नेचर भी रखता है। इसका मतलब डुअल नेचर का। सम टाइम इट्स बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड सम अंडर सम सर्कमस्टेंस इट्स बिहेव्स लाइक वेव। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, आप मन लगा के अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।